तो वेलकम टू चिरंजीवी का पॉडकास्ट जिसके अंदर मैं गेस्ट हूँ। Welcome to ठीक है। Chiranjeevi Karnail. This is the first podcast series we have started here. And as the title suggests, the name is Media Masti. And इस पॉडकास्ट में हम जितने मीडिया में एक्सपर्ट्स हैं या जितने लोगों को मैं जानता हूँ जिन्हें मैं एक्सपर्ट मानता हूँ उन्हें हर बार बुला के उनसे नॉलेज कुछ जानेंगे, उनके साथ कुछ अपनी नॉलेज शेयर करेंगे जिससे आप लोग अपने मीडिया करियर में आगे बढ़ पाएं. And for today we have a very dear friend of mine and our guest, Mr. Ekanshu from Kolkata, currently studying in Satyajit Ray Institute, and he's also a very good friend of mine. इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ एकांशु तुम्हारे बारे में. तो हाँ, सो यू कैन स्टार्ट. अपने बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को बता दो जो लोग नहीं जानते. ऑब्वियसली बहुत लोग जानते भी होंगे, बट जो लोग अच्छा, नहीं मैं जानते हाँ, उनके लिए. मेरा नाम एकांशु है। मेरी आयु 25 वर्ष है। नहीं नहीं, सही है नहीं भाई, नहीं, हाँ सही है. तो मैं, हाँ यही नहीं, मेरा नाम एकांशु है। मैं लड़का हूँ और ये बड़ी अच्छी मैं बात कही आपने. मैं पानी पीता हूँ, मैं सांस लेता हूँ। बस मैं ज्यादा कुछ नहीं करता। मैं फिल्में बना लेता हूँ, जो हत्ते चढ़ता है मैं कर लेता हूँ। स्पॉन्टेनियस आदमी है आप, बहुत स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस नहीं है यार, मेरे से प्लानिंग होती नहीं, मेरे में दिमाग काफी कम है। ऐसा. चलो कह मान लेते हैं आप कह रहे हैं तो पॉडकास्ट पे. ठीक है, तो एकांशु, लेट्स स्टार्ट विद कि हाउ डिड यू लाइक गॉट इनटू फिल्म मेकिंग और एक्टिंग, लाइक इंट्रोडक्शन थोड़ा कि हाउ डिड यू स्टार्ट विद फिल्म मेकिंग, कैसे इंटरेस्ट आया उस चीज में, है ना. और कैसे वो करते करते यू स्टार्टेड विद, मतलब कॉलेज के बाद भी सत्यजीत रे इंस्टीट्यूट में कैसे जाना हुआ, थोड़ा सा उसके बारे में हल्का सा ब्रीफ दे दीजिए. तो ये काफी पुरातन काल की बात है, जब मैं बचपन में छोटा हुआ करता था। बचपन में तो छोटा हुआ करता तब, था. हाँ, तो जब मैं हम्म. बचपन में छोटा हुआ करता था, तो हम्म. मेरे को है ना, लोगों को हंसाने का, उनको मतलब एंटरटेन करने का मेरे को बड़ा शौक था, क्योंकि मतलब फैमिली में मैं इकलौता बच्चा था, बाकी सारे बड़े बड़े थे। तो मेरे को है ना एंटरटेन करने का बड़ा शौक था, तो मैं कुछ ना कुछ नई नई चीजें सीखता रहता था, है ना। तो पहले तो, सबसे पहले तो मैजिक आया। मैजिक, हाँ. ठीक है, सबसे पहले मैजिक आया, फिर उसके बाद मैजिक करता। फॉर द व्यूअर्स जिनको हाँ, नहीं पता, एकांशु इज आल्सो अ मैजिशियन. हाँ, तो बचपन से मेरे को एंटरटेन करने का बहुत ज्यादा शौक शौक था. था, तो हम्म. पहले, हाँ, तो मतलब शौक ही था पहले, स्टार्टिंग में हम्म. तो यार शौक ही हम्म. था, मतलब बेसिकली ये है कि जो भी बचपन चीज से, हाँ. होती गई मैं बचपन करता से गया। मुझे एंटरटेन करने की विश द ख्वाहिश थी. हाँ. हाँ, विश द ख्वाहिश थी। हम्म. तो अपना, पहले सबसे पहले मैजिक आया, फिर उसके हम्म. बाद धीरे धीरे करके है ना, थोड़ा ऐसे ऐसे पंछियों की, कुत्ते बिल्ली की, सबसे पहली जो मैंने वॉइस एक्टिंग करी थी वो एक कुत्ते हम्म. की करी थी, क्योंकि एक कुत्ता था, उसको घर में बंद करके रखते थे। हाँ, हाँ. ठीक है, तो वो भौंकता रहता था, तो मैंने हम्म. कुत्ते का भौंकना वहां से सीखा। फिर अच्छा, मैं एडिंग ऐसे एडिंग अगेन, मतलब, एकांशु हाँ, एकांशु इज आल्सो वॉइस ओवर आर्टिस्ट. नाउ यू कैन कंटिन्यू. मैंने फिर उससे सीखा, मतलब हम्म. ऐसे करते करते, मतलब हम्म. जो मेरी बिगिनिंग हुई वो हम्म. ऐसे, मतलब वॉइस एक्टिंग और इन सब से ऐसे करेंगे कि जिसका भी ऐसे सुन लिया, कॉपी करा और फिर बोल दिया। मिमिक किया उसको. ठीक है, तो सबसे, हाँ, तो सबसे पहले एक कुत्ते से मैंने शुरुआत करी। तो अब है ना, हम जाते थे ऐसे कहीं पे घूमने उमने, हम्म. तो भीड़ चल हम्म. रही होती थी ऐसे सारे फैमिली हम्म. फैमिली वाले, तो मैं हम्म. पीछे से कुत्ते की आवाज निकालता था, सारे डर के भागते थे। तो वो फिर वो फिर उस पे बड़ा हंसते थे। तो फिर मेरे को ऐसे बड़ा अच्छा लगा, फिर मैं अपनी मम्मी को, फिर मैं मिमिक्री करके दिखाता था, एक्टिंग वगैरह करके दिखाता था, तो एक्टिंग का फिर वहां से चला। फिर उसके बाद सारे के सारे जो भी थे, ऐसे मम्मी मामा सब ऐसे कहते थे कि भैया ये तो यार, ये तो कर लेगा कुछ जीवन में, कलाकार है. है ना। हम्म. हाँ, तो ऐसे वाला सीन है। प्लस मेरा है ना, क्रिएटिव साइड के अंदर ही ज्यादा वो था। स्कूल के अंदर भी यही था हम्म. कि मैं कुछ ना कुछ करता रहता था, कि स्टेज परफॉर्मेंसेस वगैरह। पहले तो भाई बचपन में तो बहुत ही बुले हुए अपन। ठीक है, तो पहले तो बुलिंग से बचने के लिए ऐसे करके, कि लोगों को दोस्त बनाने के लिए पहले मैजिक वगैरह दिखाया जो भी था। सॉफ्ट ठीक पावर. है, लेकिन फिर उसके, हाँ, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे स्टेज परफॉर्मेंसेस करी। फिर थोड़ा सा स्टेज फियर हटा। पहले तो बहुत डर अभी भी डर लगता है खैर मेरे को स्टेज पे जाने में, लेकिन एक बार ये है कि स्टेज पे पहुंच गया, हाँ, बट वो उसके दिखता बाद नहीं है, हाँ. वापस नहीं जा सकते। वो दिखता नहीं है, हाँ, वो हाँ, वो विजिबल नहीं वापस नहीं जा होता. सकते ना, क्योंकि अब हम्म. तो, क्योंकि सामने आ गए, अब वापस गए तो बेइज्जती हो जाएगी, है हम्म. ना। तो बस हम्म. मैं इसी, मेरी और कोई मोटिवेशन नहीं है, बस मैं इसी मोटिवेशन से स्टेज पे आता हूँ कि अब तो आ गए, बस अब जो है यही कुछ है. ना कुछ तो करना ही है। हम्म. हाँ,
अब बेइज्जती और इज्जत अपने हाथ में है। तो ऐसे ऐसे करके फिर हुआ। फिल्म मेकिंग का ये है कि मेरे अंदर काफी सारी चीजें, मतलब जैसे होता है ना कि चैनलाइज करने के लिए आपको नहीं मिल रहा, करेक्ट है करेक्ट, ना? हाँ करेक्ट, कि रिलेटेबल, हर आर्ट फॉर्म आप ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक सेम। है? आप आर्ट एंड क्राफ्ट भी कर रहे हो, आप वॉइस ओवर भी कर रहे हो, एक्टिंग भी कर रहे हो। आपको मतलब आप वैसे दोस्तों की ऐसे वीडियो वगैरह भी बना रहे हो, कोई पार्कोर कर रहा है, जैसे दीपू पार्कोर, दीपू हाँ मेरा एक हाँ दोस्त है। हाँ हाँ हाँ, इंस्टाग्राम हाँ, बता तो देना, कोई दीपू, दिक्कत नहीं है, बोल दे। हाँ, तो दीपू जैसे पार्कोर करता है, हम्म ठीक है? तो उसकी वीडियोस बनाता था मैं, फिर वो हम्म एडिट करता था। हम्म तो ऐसे करते-करते फिर पता लगा कि यार ये मतलब वीडियो बना के अपन एडिट करते हैं, पहले तो फ़ोन पे ही करता था, ठीक है? तो ऐसे करते-करते फिर मैं चैनलाइज़ करने लग गया बेसिकली हम्म धीरे-धीरे कि हम्म कैसे मैं जो भी आर्ट फॉर्म्स हैं, उन सबको मिलाकर मैं एक चीज़ के अंदर लगा सकता हूँ। एक्सप्रेस कर सकता हूँ तो उसको। एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो फिर इस तरीके से फिर फ़िल्म मेकिंग के अंदर घुसने का मैंने डिसाइड किया। फिर उसके बाद बीजेएमसी में आ गए, जो कि सबसे क्लोज़ेस्ट फॉर्म ऑफ मीडिया यही है, कोर्स करेक्ट कोर्स वाइज़ करेक्ट तो यही करेक्ट। है ना? तो अपन फिर आ गए बीजेएमसी के अंदर। मैंने पेपर तो बीबीए का भी दिया था। नहीं, हाँ बीबीए का हाँ, नहीं, क्या हाँ, बीबीए ही तो होता है। नहीं, दिया था, बीकॉम का दिया था मैंने बीकॉम कर पेपर। लिया था, हाँ, अच्छा। तो उसमें उसमें मैं जानबूझ के फेल हो गया था, क्योंकि मेरा बीजेएमसी में करने का मन था। तो बीजेएमसी में फिर मैंने करा। मुझे एसआरएफटीआई के बारे में भरत बांगा सर ने बताया। भरत बांगा हमारे मतलब उसके, मैं उनको फिल्म मेकिंग देखा यहाँ पे, तो फर्स्ट ईयर के अंदर मुझे लिटरली मेरे को किसी किताब की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं सिर्फ जो भरत सर ने सिखाया था, मैं उनके नोट से पढ़ पढ़ के एग्जाम देता था, ऐसा। तो भरत सर ने ही हमें फिर वो करा कि यार इसके अंदर है, फिर मतलब अगर इसके अंदर फ्यूचर बनाना है तो आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो फिर उनसे ही पूछ के फिर मेरे को एफटीआई का पता लगा, कंबाइन एग्जाम होता है। फिर उसके बाद मैंने भरा, तो खैर एक्टिंग का भी था, लेकिन उसमें मेरा हुआ नहीं, जिसका एक रीजन है, क्योंकि मेरी एडिटिंग के अंदर प्रैक्टिस बहुत सारी हो गई थी। एक्टिंग के अंदर मेरी प्रैक्टिस नहीं थी। एक्टिंग के अंदर मतलब ये था कि मैं सिर्फ एंटरटेन करने के लिए करता था, मैंने कभी उसको प्रोफेशनली देखा ही नहीं। मैं उसको हमेशा पैशनेटली करता था। मैं बहुत पैशनेट हूँ, और यही एक चीज है कि जिसकी वजह से मैं एक्टिंग को करियर नहीं बनाना चाहता। मतलब करियर इन द सेंस कि करियर मेरा एडिटिंग रहे, बढ़िया है, ठीक है। मैं एक्टिंग से सेटिस्फेक्शन कमाना चाहता हूँ, मैं उससे पैसा नहीं कमाना चाहता। मतलब अब वही है ना, घर भी तो चलाना है ना। तो वही है कि एक्टिंग इज माई पैशन एंड एडिटिंग इज माई प्रोफेशन। तो ऐसे करके फिर मैं फिल्म मेकिंग में आया, अब आ गया। सत्यजीत इंस्टीट्यूट में व्हाट आर द की लेसन्स विच यू लाइक, जो सीखे हैं तुमने आफ्टर कमिंग, और अपना इतना टाइम स्पेंड करने के बाद, इन्वेस्ट करने के बाद, कि कोई जो एक मान लो कोई नौसिखिया बच्चा है, कोई एमेच्योर आर्टिस्ट है, या कोई भी एक रैंडम आज से 6 साल पुराना या 8 साल पुराना चिरंजीवी है, एकांशु है या सार्थक है, कोई भी है, वो अगर इस वीडियो को देखता है तो सत्यजीत रे इंस्टीट्यूट में आने के पहले उसे क्या समझना चाहिए और क्या एक्सपेक्ट हम्म, करना चाहिए, एंड व्हाट आर योर लर्निंग्स इन ऑल ऑफ दीज, कि तुमने क्या सीखा अब तक वहां पे, क्या लाइफ लेसन्स पर्सनल या बताऊं क्या। प्रोफेशनल बताऊं? मिक्स कर सकता है दोनों को, आफ्टर ऑल यूर एन आर्टिस्ट, हाँ, सो यू नो हाउ टू प्ले विद द वर्ड्स। तो सबसे ज्यादा तो पर्सनल ग्रोथ हुई है, हम्म ठीक है। कि काफी सारी चीजें पता लगी है। कि पहले तो ये था कि यार मतलब जैसे होता है ना कि हर ग्रुप के अंदर मतलब ऐसे क्लास क्लाउन जो होता है, ठीक है। हम्म तो अपन क्लास क्लाउन थे, ठीक है। सत्यजीत तो में। अब स्टार्ट, नहीं नहीं, वैसे मतलब अच्छा। पूरी लाइफ के अंदर हम्म सिर्फ मैं ही था जो ये कर रहा था। अब मैं करेक्ट। अपने जैसे 200 और देख रहा हूँ, अच्छा। ठीक है। कि यार सब आर्टिस्ट हैं, है ना, सब आर्टिस्ट हैं, हर किसी का कुछ ना कुछ एक स्ट्रॉन्ग कला है। पॉइंट है, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, हम्म हम्म ठीक है। तो यहाँ पर सबसे जो मतलब की पॉइंट्स में बता रहा हूँ कि अगर कोई एसआरएफटीआई में आता है तो उसको क्या फायदा होगा। उसको फायदा ये होगा कि सबसे पहले तो उसको एनवायरनमेंट मिलेगा। एनवायरनमेंट की चारों तरफ क्रिएटिविटी है, चारों तरफ क्रिएटिव लोग हैं। तुम एक्चुअल में जो सोच रहे हो उसको तुम प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कर सकते हो, है ना। सबसे पहले तो एनवायरनमेंट मिलेगा। उसके बाद, हाँ, उसके बाद अपना कि तुम्हें काफी सारे पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे। कि तुमने अपनी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुमने अपनी स्टोरी लिखी और तुमने 4 लोगों को पढ़ाई, तो वो 4 अलग इनपुट आएंगे तुम्हारे पास, जो एक फिल्म मेकर के थ्रू ही आ रहे हैं तुम्हारे पास। अगर तुम नॉर्मल किसी को
पढ़ाओगे तो वो बोलेंगे कि यार मजा नहीं आ रहा, लेकिन मजा क्यों नहीं आ रहा वो सिर्फ एक फिल्म मेकर बता सकता है ना। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट मिलेगा सबसे बड़ी बात, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर है ना बहुत अलग अलग जगहों के अलग अलग कल्चर्स के लोग आते हैं, है ना। अब जैसे मेरी क्लास के अंदर यूथोपिया के भी लोग हैं, बांग्लादेश के भी हैं, श्रीलंका के भी हैं, है ना, और बंगाल के तो है ही। तो इतनी सारी लैंग्वेजेस के ऊपर आपको मतलब फिल्में देखने को मिलती हैं। हर जगह का अपना अलग कल्चर है। अभी मैंने कल ही एक स्टूडेंट फिल्म देखी है, हमारे जूनियर्स की एक फिल्म देखी मैंने, बहरूपिया करके वो फिल्म है। वो कुछ मतलब उसकी कुछ हरियाणवी या फिर ऐसा कुछ मतलब डायलेक्ट था उसका ऐसा, और वो उनके ऊपर कहानी थी जो जैसे वो भगवान का मेकअप वगैरह लगा के जो भिक्षा भिक्षा मांगते हैं जो भी है, या फिर परफॉर्म करते हैं, डांस वगैरह करते हैं, तो वो उनके ऊपर थी। तो वो इतनी बढ़िया लगी ना, मतलब कि मुझे उस कल्चर के बारे में पता ही नहीं था, और वो जिस बंदे ने बनाई है उसका थिएटर बैकग्राउंड है। तो मैं उससे बाद में जाके मिला और उस बंदे ने क्या बढ़िया बनाया भाई, मैं मतलब मजा आ गया मेरे को। तो ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। प्लस यहाँ पर फ्री के अंदर तुम फिल्में देख सकते हो, रोज शाम को 6 बजे स्क्रीनिंग होती है। रोज रोज रात को 10:30 बजे भी स्क्रीनिंग होती है, जो स्टूडेंट करवाते हैं 6 बजे वाली ऑफिशियल होती है। तो तुम पूरा वर्ल्ड सिनेमा यहाँ पे देख सकते हो। इवन जो आर्काइव्स हैं जो तुम्हें नॉर्मली कहीं पे नहीं मिलेंगी वो भी तुम यहाँ पे देख सकते हो। प्लस अपने पास लाइब्रेरी है, अपने पास बढ़िया कैंपस है, तुम कैंपस में ही शूट करो। और एक्चुअल में यहाँ पर तुम मतलब टीचर से वन ऑन वन बात कर सकते हो। मतलब तुम्हें अगर किसी से अपना आइडिया शेयर करना है या फिर किसी से कुछ सीखना है ना, तो तुम उसको सीधा बोलो कि मैम या फिर सर आप मुझे एक टाइम दे दो जब आप फ्री हो, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। फिर आप मिलो, उनसे बातचीत करो, बढ़िया, वो क्या मस्त एडवाइस देते हैं। और वो सारे के सारे मतलब इंडस्ट्री का उनको एक्सपीरियंस है। मोस्टली सबने इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, तो सबको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, तो वो आपको बता सकते हैं कि हाँ भैया ये है, आगे रियलिटी ये है। मतलब तुम्हें देखने में ग्लोरीफाइंग लगती है बड़ी ऐसे, लेकिन वो है नहीं। इंडस्ट्री जो है अपनी वो ऐसे है, रियलिटी है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो रियलिटी चेक मिलता है। बाकी फिर अपने आप के ऊपर भी आप मेहनत करते हो, क्योंकि यहाँ पे है ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ कि यहाँ पे जब आप अकेले रहते हो तो प्रोजेक्ट्स जब चल रहे होते हैं तब तो आप ठीक हो। जब प्रोजेक्ट नहीं चल रहे होते, जब आप फ्री टाइम में होते हो, तो आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या करो। तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं यहाँ पे। बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पर बस यही है कि आपको खुद को मोटिवेट करके रखना पड़ेगा, ठीक है, और आपको दूसरों को भी मोटिवेट करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्ती यारी करो, बढ़िया है एकदम। तो ये है। तो अच्छा पर्सनल है। ग्रोथ के अंदर हाँ ये है कि आपको हाँ डिप्रेशन से बचना है हाँ बस। हाँ। ये से है। एक्टिव, अपने आप को बिजी रखो कामों में, है ना। अपने आप अ, को काम में बिजी रखो और एक पॉजिटिव माइंडसेट रखो कि जो ये टाइम लग रहा है ना, हम्म इसके अंदर तुम बन रहे हो, ये टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, इसके अंदर हम्म तुम बन रहे हो। हम्म। तो ये है डिप्रेशन से बचना। और पेशेंस। वही फिर लाइफ, लाइफ का भी वही सीन है यार। अगर तुम्हें काम नहीं मिलेगा तो तुम हाँ। डिप्रेस हो गई, कॉलेज के हम्म। अंदर हो या बाहर हो, क्या फर्क पड़ता है। तो मतलब बस पेशेंस, वो पेशेंस वाला बहुत सीन है। जरूरी है। पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये सब सत्यजीत में आपने अब तक सीखा है। ठीक है। ये सब मैंने सीखा हाँ। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, जिससे मुझे लगता है कि शायद रिस्पॉन्स अच्छा आ जाए। ठीक है। है। अबे हाँ, वर्किंग विद सार्थक गोस्वामी। ठीक है। हाउ डिड यू कम टू ये वर्क, या हाउ डिड यू कम टू वर्क विद सार्थक ऑन संडे भारत? ठीक है, पहला क्वेश्चन ये। कमिंग टू इट, एडिंग टू इट, व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस लाइक, एंड what were some of the most like challenging and rewarding aspects of your work on the show? हम्म तो सार्थक के साथ वैसे काम करने का तो ये था कि जो मतलब सार्थक हमारा क्लासमेट था ऑब्वियसली, तो मैं उसको पहले से जानता था, वो मेरा दोस्त है। तो आ, उसको पहले ये था कि जब वो अपना चैनल स्टार्ट कर रहा था तो उसको ये पता था कि यार ये मतलब फिल्म मेकिंग की टुवर्ड्स इंक्लाइंड है। मतलब उसको ऐसे पता नहीं था कि मतलब एडिटर एडिटर है ऐसे करके। तो उसने मेरे से पूछा कि यार वीडियो एडिट कर देगा क्या मेरी, ऐसे करके मेरा शो रिलीज होना है संडे को। तो वो मेरे पास फ्राइडे को आया और फिर सैटरडे तक उसने शूट वगैरह करके मुझे भेजा। तो जो अपना सार्थक गोस्वामी के चैनल की जो फर्स्ट वीडियो है वो मैंने एडिट करी है। तो उसको पता था कि मैं एडिटर हूँ।
ठीक है, तो मैं एडिट वगैरह करता हूँ। तो फिर उसके बाद मैं कलकत्ता वगैरह में आया, उसने काफी ग्रो किया। उसके बाद उसने नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा कि यार कैरावैन लेके अपन घूमेंगे और पूरे देश से हम कंटेंट निकालेंगे। ठीक है, तो मतलब इसको मतलब डॉक्यूमेंट्री स्टाइल का ही बनाना था और ऐसे करके, क्योंकि ये काफी ज्यादा वैसे तो उसको एक लाइक एक प्रोफेशनल ओवरव्यू चाहिए था, है ना? तो मैं अभी जैसे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हूँ और वो मुझे जानता है, तो इसलिए उसने मुझे अप्रोच किया। तो मेरा जो मेन काम वहां पे था वो यही था, मतलब कैमरा और एडिट था, है ना? फिर उसके बाद ये तो हम बड़ा हैप्पी हैप्पी होकर गए कि यार हाँ प्रोजेक्ट करेंगे, ये मजा आएगा, घूमी घूमी होगी, है ना? लेकिन भाई जैसे ही उतरे, जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई और अपन निकले, अपन ने पहली वीडियो बनाई, तो पता लगा कि भाई ये कितना मुश्किल काम है, भाई कितना मुश्किल काम है ये। उसके बाद फिर हमने जो ऑफिस टीम थी नोएडा वाली, उसके अंदर फिर थोड़ा सा स्टाफ भी और इंक्रीज करा, क्योंकि जर्नी के साथ साथ इतना सब कुछ एडिट करना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था, है ना? तो और क्योंकि हमें व्लॉग्स भी निकालने थे, हमें अपनी जर्नी भी कवर करनी थी, है ना? तो फिर काफी टाइम तक व्लॉग्स की जो थी ना वो ऐसे मतलब चलता रहा कि मतलब लेट हो रहे हैं व्लॉग्स और वीडियो लेट हो रही है, कंटेंट ढंग से नहीं हो रहा, क्योंकि मैनेज नहीं हो पा रहा था। 4 लोग हैं जिसमें से दो दो टेक्नीशियन है ना? सार्थक एंकर था और अब्दुस जो था वो अपना लीगल मैटर और वो सारा का सारा कैरावैन का मामला देखता था। ठीक है, और जो भी रूट वूट बनाने होते थे वो प्लानिंग, मतलब बेसिकली प्लानिंग का जो भी पार्ट था वो अब्दुस और सार्थक मिलके करते थे, और कंटेंट के अंदर जो भी प्लानिंग रहती थी वो मोहित और मैं मिलके करते थे। तो ये सीन था। तो अपना हम मैनेज कर रहे थे। कुछ जगहों पे ऐसा था कि हमें इंटरनेट भी नहीं मिलता था, है ना? कुछ जगहों पे ऐसा था कि हमें प्रॉपर शूट करने की जगह नहीं मिल रही है। जैसे हमारा हर फ्राइडे नाइट को हम ओवरनाइट शूट करते थे संडे शो के लिए, फिर वो सैटरडे के अंदर एडिट होता था। तो ये करते करते अपना फिर धीरे धीरे करके हमने एक लय पकड़ी कि हाँ हमें ऑफिस में हायर करने की जरूरत है लोगों को। फिर हम ऑफिस में हायर किया हमने लोगों को, और फिर अपना हमने सिर्फ मोहित और मैंने सिर्फ शूटिंग पे और व्लॉग्स पे ध्यान दिया। तो शूटिंग जो भी हुई है, जितनी भी अभी वीडियोस आ रही हैं, अभी और भी निकल रही हैं वीडियोस, अभी वो एडिट होते होते वो डाले जा रहे हैं, वो शायद से इस साल में डलेंगी, और अभी और भी वो शायद से गए थे। तो ये था जर्नी का, तो ये था कि हमारे काम ये थे। उसके बाद बात आती है एक्सपीरियंस पे। एक्सपीरियंस यार बहुत ही क्रेजी था। मतलब ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था, ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि जिससे अगर आप निकल रहे हो ना, तो आप बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट इंसान होकर निकलोगे। कंप्लीटली डिफरेंट इंसान होकर निकलोगे। क्यों? क्योंकि आप इतने लोगों से मिल रहे हो, इतने पूरी मतलब पूरे देश के लोगों से आप मिल रहे हो, इतने और पर्सपेक्टिव्स जान रहे हो। मतलब इतने पर्सपेक्टिव जान रहे हो। और पता है क्या, मतलब जैसे होता है ना कि यार देखने में ऐसा लगता है कि यार मतलब कि इनसे कैसे बात करेंगे और ये सब है, लेकिन यार जब बात करते हैं ना, तो ह्यूमन लेवल पे ही बात करते हैं सारे के सारे। बात करने से ही बात बनती है। करेक्ट। हाँ, मतलब ह्यूमन लेवल की बात करते हैं, मतलब बात करने के बाद लगता है कि यार ये भी तो इंसान ही है ना? छोटा बड़ा, अमीर गरीब, पिछड़े हुए गांव का या फिर एक शहर का, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, सब इंसान है। तो ये जो पर्सपेक्टिव चेंज हुए ना, और इतने सारे कल्चर्स के बारे में जाना, इतने सारे लोगों ने प्यार दिया, उन्होंने अपने घर पे जगह दी, हमें खाना पीना दिया इतना बढ़िया बढ़िया। मेरे को अभी भी याद है कि मतलब यार खाना तो बहुत ही क्रेजी खाया था। सबसे पहला जो खाना खाया था, ठीक है, अब्दुस के घर पे जो खाना खाया था, भाई मैं फ्लिप हो गया। मैंने जीवन में, मैं लिख के दे सकता हूँ, मैंने जीवन में उससे बेहतरीन खाना खाया ही नहीं कभी। यार यू मैंने सेइंग, उससे बेहतरीन खाना कभी खाया नहीं। मतलब कमिंग यू सेइंग दिस, तो मुझे अब लग रहा है कि भाई अब्दुस भाई मेरे, मैं सोचते हुए भाई मेरे मुंह में पानी आ गया। मैं पानी पी लेता एक सेकंड। पी ले भाई, पी ले। ब्रो ने, हाँ मतलब एनीवेज, तो भाई और आंटी ने इतने प्यार से खाना खिलाया भाई। आंटी मुझसे सबसे ज्यादा खुश थी, क्योंकि जैसे होता है ना कि ऐसे मम्मियों का खिलाने में ज्यादा उनका फोकस रहता है, तो मैंने सबसे ज्यादा खाया, तो आंटी सबसे ज्यादा खुश मेरे से थी। है ना? तो ये सीन था। फिर बाकी और भी जगह पे अपन गए तो खाना पीना खाया, बढ़िया एकदम रहे।
जो मेन दिक्कत आ रही थी, वो दिक्कत ये आ रही थी कि यार हमारी है ना नींद और रेस्ट पूरा नहीं हो रहा था, है ना? हम खाना-पीना अच्छा खा रहे थे, सब कुछ बढ़िया था, हमारी जर्नी भी टाइमली हो रही थी, लेकिन है ना हमें रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा था, है ना? क्योंकि अब तो उसको पूरा मतलब पूरा स्ट्रेच में उसको ड्राइव करना होता था, तो हम उसको रात को पूरा रेस्ट देते थे कि भैया इसको अगले दिन भी गाड़ी चलानी है। मोहित और मेरा क्या सीन था कि हमें रात भर हम दिन भर ट्रैवल करते थे, रात भर एडिट करते थे। मतलब कई बार सो जाते थे, लेकिन रात भर मोस्टली एडिट करते थे, है ना? तो हमारा हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो आ रहा था, है ना? और मैं कभी ऐसे एनवायरनमेंट में रहा नहीं हूँ, मतलब ये बिल्कुल प्रॉपर मतलब क्योंकि हमने अगर डॉक्यूमेंट्री भी शूट करी है, तो ये है कि उसका एक बजट होता था और वो हमें अलॉटेड है कि हाँ, ये चीज़ें होंगी, लेकिन यहाँ पर सब कुछ अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है? इट वाज़ वेल प्लान्ड बट इट वाज़ अनएक्सपेक्टेड। तो इस वजह से थोड़ा हेल्थ रिलेटेड भी इश्यूज़ आने लग गए और फिर आखिरी में आते-आते पर्सनल इश्यूज़ भी आए, फिर अपना थोड़ा वो भी हेल्थ इश्यूज़ भी आए, इसीलिए आखिरी के 1-2 हफ्ते के अंदर जब हम कोलकाता पहुँचे, उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि मेरा हेल्थ का इश्यू हो गया था। बट मेरे को काफ़ी दुःख हुआ क्योंकि व्लॉग्स पे इतना प्यार मिल रहा था ना, भाई मैं अभी भी व्लॉग्स को मिस करता हूँ। कई बार जैसे मैंने तो एडिट करा है, मेरे तो लैपटॉप में रखी है फुटेज, तो मैं कभी-कभार फुटेज देखता हूँ ना, भाई मेरे को ऐसे मन करता है कि यार मेरे को फिर से व्लॉग्स बनाने हैं, मेरे को फिर से एक बारी ऐसे लमाओ दिखाना है, मेरे को एक बारी फिर से ड्रिंक वाटर ब्रीथ एयर बोलना है, ऐसा लगता है। तो काफ़ी मेरे को अच्छा लगा और एज़ अ पर्सन मैं काफ़ी चेंज हुआ। मैं लोगों से बात करने में डरता नहीं हूँ, अब मैं जेन्युइनली काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। और ये मैंने एक्चुअली ये मतलब अब्दुस वगैरह इन सब से सीखा, भाई अब्दुस भाई क्या जुगाड़ लगाता है। तो ऐसे तो बातचीत करना और ये सब तो काफ़ी काफ़ी कुछ सीखा मैंने, मैं So ये बोलूँगा। these were the challenging and the rewarding aspects. मतलब you learned a lot, you went to हाँ, अच्छा चैलेंज यही था कि हम अपना हेल्थ मेंटेन नहीं कर पा रहे हम्म थे, हम अपनी स्लीप मेंटेन नहीं कर पा रहे थे और कंटेंट वाइज़ तो हमने थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे मैनेज कर लिया था क्योंकि नोएडा हम्म की टीम बहुत सपोर्टिव थी, हम्म है ना? तो ये सब चैलेंजेस थे और वाई-फाई नहीं मिलता था। बाकी जो अच्छे पार्ट थे यार वो तो एक्सपीरियंस ही था। वो एक्सपीरियंस हम चारों को ही है सिर्फ, है ना? ऑब्वियसली भाई कोई और कर वो भी एक मेमोरी है, वो मेमोरी है एक भाई मेमोरी बन गई है मेमोरी अब। है हाँ, और मेरे को सबसे सबसे फेवरेट पार्ट तो मेरा व्लॉग था। व्लॉग वाज़ लाइक माय रिलीफ। व्लॉग की वजह से मैं डिप्रेस हम्म नहीं होता था। व्लॉग थे तो मैं डिप्रेस नहीं होता था क्योंकि मेरे को पता है कि यार कैमरा उठा के ऑडियंस हँसानी हम्म है ना? और भी लोग तो हंसते भी थे भाई हमारे वीडियोस देख के तो कितने लोग हाँ, तो हंसते होंगे लॉग और व्लॉग के अंदर सबसे बेस्ट पार्ट यही था ना कि मैंने कुछ भी फोर्स नहीं किया। मैं अच्छा जैसा हूँ मैं व्लॉग पे वैसा ही दिखा। अच्छा कैन वी सी दैट लमाओ वंस अरे यार लगाओ अभी तब तक आप मेरा लोगो देखो, मैं लेकर अच्छा आता हूँ। लोगो ठीक है लोगो क्या है आपका देख लेते हैं गाइस लव वाइन प्रोडक्शंस आपको पता है ना क्या करना है? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट में लिखना ड्रिंक वाटर, ब्रीथ एयर। ओके बाय। से दैट वंस की तेरी लाइफ का जो मोटो है हम्म। कि तू ही बोल तो अच्छा है भाई मैं तो नहीं बोलूंगा अरे दिख नहीं रहा कट तेरा रहा है थोड़ा थोड़ा कट रहा है हाँ लमाओ स्पाइडरमोन स्पाइडरमैन। हाँ अच्छा तो देखो तुम जैसे भी जियो खुश हाँ रहो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हम्म ड्रिंक वाटर, ब्रीथ एयर। इस पे भाई माइक ड्रॉप भाई इस बात पे तो माइक ड्रॉप मतलब कितने लोगों ने वेट किया होगा इसका सुनने का ना बहुत बहुत ज्यादा हाँ। सो like can you walk us through your creative process when developing content for Sunday Bharat and also how do you approach storytelling in a way that resonates with your audience हम्म। ओके सो माय क्रिएटिव प्रोसेस फॉर संडे भारत वाज कि अपना जैसे
कि मतलब है ना, उसके अंदर ये था कि आपको रियलिटी दिखानी है, एकदम ग्राउंड रियलिटी दिखानी है ना। तो द मोर ह्यूमन यू कैन बी, द मोर इम्पैक्टफुल द कंटेंट वुड बी, है ना। तो क्रिएटिव प्रोसेस उसके अंदर यही था कि यार अब क्या नया कर सकते हैं। द क्रिएटिव प्रोसेस वाज कि हमें बिल्कुल है ना ग्राउंड रियलिटी से स्टोरीज उठानी थी, है ना। तो द मोर ह्यूमन वी वुड बी, उतना ही इम्पैक्टफुल अपना कंटेंट निकलेगा, है ना। तो हमने उसके अंदर ज्यादा कुछ ऐसे चटक मटक और कुछ ऐसा तामझाम नहीं किया। हम बस लोगों से गए और हमने उनसे बस बात की, है ना। तो उसके अंदर जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट येट सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल पार्ट था, वो था किसी की भी पर्सनल स्पेस में घुसना, उससे बात करना, है ना। तो उसके अंदर क्रिएटिव प्रोसेस ऐसे काम कर रहा था कि यार इस बंदे ने जो भी बोल दिया, ठीक है, उस बात को हम अपने जो हमारा मेजर टॉपिक है, फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे जैसे हमने उन पे सेक्स वर्कर्स के ऊपर हमने एक स्टोरी कवर की थी, है ना। तो हमने उनको मोल्ड करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने जो भी बोला हमने उसमें से स्टोरी निकालने की कोशिश की कि यार इनका पर्सपेक्टिव जो है वो जितना क्लियर हम पुट कर सकते हैं उतना क्लियर हम पुट करें। और प्लस रही बात, अगर मतलब मेरी तो सबसे ज्यादा जो क्रिएटिविटी यूज हुई थी वो व्लॉग्स वगैरह में हुई थी, है ना। तो व्लॉग्स के अंदर ये था कि यार ऑडियंस को हंसाना है, ठीक है, लेकिन ऑडियंस को हंसाएं कैसे, है ना। मतलब कुछ, क्योंकि जोक वोक मार के आप कितना ही हंसा लोगे, जब आप एक जर्नी दिखा रहे हो तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि यार आप आदमी फनी हो, और लकीली मैं फनी हूं समटाइम्स, है ना। तो मेरी जो पर्सनैलिटी है, नेचुरल पर्सनैलिटी जो है, जब मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ तो मैंने ऑडियंस को अपने दोस्तों की तरह ही ग्रीट किया। और एक्चुअली में अभी भी जैसे हमारा मीटअप वगैरह भी होता था ना, तो मीटअप के ऊपर जो लोग मिलते थे उनके साथ जैसे मैं इंस्टाग्राम पे भी कनेक्टेड था, और ऐसे मतलब इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हुआ उनसे, उन्होंने सोशल मीडिया वगैरह एक्सचेंज करे, तो अभी तक ऐसा है कि उनमें से काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी अभी भी बात होती है ना, जो मतलब एक्चुअल में मेरे दोस्त बन गए हैं। तो मेरा क्रिएटिव प्रोसेस सिर्फ इतना था कि मैं लोगों को दोस्त बना पाऊं। मैं ये नहीं चाहता था कि मैं सुंदर दिखूं, मैं अच्छा दिखूं, मैं ये नहीं चाहता था, ठीक है, मैं उनको अपना दिखूं, ये थी बात। तो मेरा क्रिएटिव प्रोसेस बस ये था कि यार मैं अपने दोस्तों के बीच में जैसे रहता हूँ, मैं उनको जैसे वैसे हंसाता हूँ, मेरे को ऑडियंस को वैसे ही हंसाना है। तो ये सिंपल, था। सिंपल ये और इम्पेकेबल। करेक्ट। हाँ, और हाँ, और अगर मैं अपने मतलब अपने कंटेंट की बात करूं, जो मैं फिल्म मेकिंग करता हूं, उसके अंदर जो मैं क्रिएटिव प्रोसेस यूज करता हूं, उसके अंदर मैं यही चीज, मतलब मेरा सबसे बड़ा फैक्टर जो रहता है जब भी मैं किसी कैरेक्टर को लिखता हूं या फिर किसी भी कैरेक्टर के बारे में सोचता हूं, इवन इफ आई एम एक्टिंग, तो मैं ये सोचता हूँ कि यार ये रिलेट कितना करेगा ऑडियंस से, क्योंकि अगर रिलेट कर गया ना, छोटी छोटी डिटेल्स अगर रिलेट कर गई तो फिर उनको मजा आएगा। अब जैसे मेरा फेवरेट सुपर हीरो है स्पाइडरमैन, नॉट बिकॉज ऑफ द पावर्स, बिकॉज ऑफ द फ्लॉज, बिकॉज ऑफ द पेन, है ना। सबको सबको ऐसा, मतलब स्पाइडरमैन से लोग इतना रिलेट कर पाते हैं कि उनको वो पसंद है कि यार अगर स्पाइडरमैन स्क्रीन पे रो रहा है, हेलो अगर स्पाइडरमैन स्क्रीन पे रो रहा है तो ऑडियंस रो रही है, ऐसा सीन है कि अगर उसका कोई अपना मर रहा है तो ऑडियंस को फील हो रहा है कि यार लॉस, लॉस वाली फीलिंग हो रही है। तो मेरा क्रिएटिव प्रोसेस यही रहता है कि मैं डिटेलिंग पे बहुत ज्यादा काम करता हूँ, मैं डिटेल्स पे मैं बहुत ज्यादा काम करता हूँ। मेरी हर फिल्म के अंदर तुम्हें कुछ ना कुछ ईस्टर एग मिलेगा। अगर मैं अपनी फिल्म में डिस्कस करूं तो हर फिल्म के अंदर मैं तुम्हें कोई एक ऐसी हिडन डिटेल दिखाऊंगा जो देखकर तुम्हें ऐसा लगेगा अरे अच्छा। तो ऐसे वाला एक जो है ना, प्लस मेरा मेजर ये है कि मैं ना, मतलब मेरा डॉक्यूमेंट्री स्टाइल मेरा फोटे नहीं है। मैं कमर्शियल सिनेमा ही मैं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि पहली पहली बात तो उसमें पैसा है, ठीक है, दूसरी बात उससे ऑडियंस एंटरटेन होती है ना। मुझे एंटरटेन करना पसंद है, मुझे बस लोगों को खुश करना है, ठीक है। मतलब खुश इन द सेंस ऐसे नहीं कि मैं सारी कॉमेडी फिल्में बनाऊंगा, खुश इन द सेंस कि यार अगर कोई बंदा पैसे देकर अगर मेरी फिल्म देखने के लिए जाए, या फिर कोई बंदा अगर मेरी फिल्म देखने के लिए सब्सक्रिप्शन खरीदे, तो उसको सेटिस्फेक्शन मिले कि यार
पैसा वसूल हो गया। तो पैसा वसूल वाली जो भी चीज है ना, वो मैं बनाना चाहता हूँ। मेरा क्रिएटिव प्रोसेस यही रहता है कि मैं डिटेलिंग पे काम करूं, रिलेटेबिलिटी पे काम करूं, और जितना यूनिक मैं किसी चीज को बना सकता हूँ उतना यूनिक बनाऊं। क्योंकि भाई सारी स्टोरीज बन चुकी है। तुम रोमियो जूलियट को अगर तुम किसी रोमांटिक या फिर स्लो वाले उसमें डाल दोगे तो वो टाइटैनिक बन जाएगी। उसी के अंदर अगर तुम रेज वाला लव दिखा दोगे तो वो रामलीला बन जाएगी, है ना। तो यही है, कहानियां सारी वही चलती रहती हैं। ठीक है, टाइम ट्रेवल के ऊपर बैक टू द फ्यूचर भी वही है, एक्शन रिप्ले भी वही है ना। तो इवन इफ आई एम मेकिंग अ रीमेक और इवन इफ आई एम अडेप्टिंग, आई शुड गिव माई टच एंड आई शुड मेक इट यूनिक। सो ये एक मेरी लाइफ का मोटो है। मैं मतलब जैसे मैं कुछ लोगों को, जैसे मैंने एडिटिंग वगैरह भी सिखाई, तो वो मेरे से पूछते थे कि यार कि मतलब हम ऐसे स्टैंड आउट कैसे करें, है ना, हम ऐसे अलग से ऐसे कैसे करें। तो ये मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि है ना, इफ यू वांट टू बिकम बेस्ट, नेवर बी द बेस्ट, बी बेटर। बिकॉज इफ यू आर बेस्ट, you lose the chance of growth. So never become best, be better. जितना यूनिक कर सकते हो अपना काम उतना यूनिक करो। सबसे अच्छा करने के अंदर सोचते रहोगे तो फिल्म ही नहीं बनेगी कभी। ऐसा है। तो यूनिक बनाओ, बेस्ट मत बनाओ। बेस्ट तुमसे आगे निकल जाएगा कोई और। तो ये प्रोसेस रहता है मेरा। बिल्कुल फैकल्टी वाइब दे दी भाई तूने तो ये कोटेशन देके। बट अच्छा लगा यार, जेन्युइनली जेन्युइनली बहुत 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 गहरी हाँ, बात नहीं, थी। ये मेरी लाइफ का मोटो है। जेन्युइनली मैं कुछ भी करने की कोशिश करता हूँ, मैं आउट ऑफ द बॉक्स है इसीलिए सोच पाता हूँ क्योंकि मेरा पहला पर्सपेक्टिव यही रहता है कि यार मैं कुछ यूनिक करूँ, मैं कुछ ऐसा करूँ जो किसी और ने ना सोचा हो। आउट ऑफ द ऐसा। बॉक्स की जैसे लाइक बात करी अभी, सो जैसे अब टाइम बदल रहा है, विद टाइम से ना लोगों के इंटरेस्ट चेंज हो रहे हैं, ऑडियंस चेंज हो रही है। सो what trends have you noticed in the Indian media landscape, especially regarding this storytelling and the content creation? हम्म। तो अभी करंटली जो चल रहा है ना, अभी सोशल मीडिया ने इतना ज्यादा मतलब अपना दबदबा बना रखा है ना, कि अटेंशन स्पैम जो है ना वो लोगों का बहुत ज्यादा ही छोटा हो गया है। लोग अब 3 घंटे की फिल्म से पहले, मतलब 3 घंटे की फिल्म देखने के बारे में लोग सोचते हैं, क्योंकि 3 घंटे की फिल्म उनको ऐसा लगता है कि यार ये एक कमिटमेंट है कि अगर मैं बैठ देखने के लिए बैठ रहा हूं तो मेरे को बैठना पड़ेगा। 6-6 सेकंड की रील तुम देख सकते हो, 10 सेकंड की रील तुम देख सकते हो, है ना। तो ये है, प्लस अभी टेक्नोलॉजी सबके पास है। ठीक है, एक फोन फोन तो सबके पास है ही। उस पर आप वीडियो बना सकते हो, उस पर आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारी तो शुरुआत ही फोन से हुई है ना। वैसे क्या यार, सबकी शुरुआत हमारी फोन से हुई है। हाँ, एनीवेज। तो अभी ट्रेंड्स ये है कि अटेंशन स्पैन जो है ना वो बहुत ज्यादा छोटा हो गया है ना। तो जितना आप मतलब फिल्म मेकिंग से स्टिक करते हुए मैं आंसर दे रहा हूँ कि अगर आपको कुछ बनाना है ना तो उसमें आपको कुछ ना कुछ तो यार एंटरटेनिंग डालना ही पड़ेगा। ठीक है, हम जितना मर्जी बोल लें कि है ना आर्ट फिल्म्स बहुत अच्छी है, वो अच्छी है, वो फेस्टिवल्स के लिए अच्छी है, वो फिल्म मेकर्स के लिए अच्छी है। अगर आप नॉर्मल ऑडियंस, अगर आपका गोल ही वही है कि आप स्लो फिल्म में मतलब आप आर्ट फिल्म बना रहे हो और आपका गोल ही यही है कि आपको रिकॉग्निशन चाहिए, आपको फिल्म फेस्टिवल में जाना है, आप बना ही फिल्म मेकर्स के लिए रहे हो, ठीक है, तो फिर तो अलग बात है, फिर वो आपका फोर्टे है। लेकिन अगर आप कमर्शियल सिनेमा के अंदर आकर अगर आप आर्ट फिल्म बनाना चाह रहे हो, ठीक है, अब जैसे लापता लेडीज है, वो कितनी पसंद आई है, क्यों पसंद आई है? क्योंकि उसके अंदर एंटरटेनमेंट है। हाँ, वो भले ही वो है, भले ही कुछ है, लेकिन उसके अंदर एंटरटेनमेंट है। और तो रिलेटेबिलिटी आजकल भी की है। ऑडियंस को रिलेटेबिलिटी भी है। हम्म। तो जितना आप अपनी ऑडियंस को एंटरटेन कर सकते हो, ठीक है, थ्री इडियट जो है, ठीक है, उसका बड़ा ही सिंपल सा वो है मैसेज, लेकिन वो इतना इम्पैक्टफुल है कि वो कल्ट फिल्म बन गई है। वो इतना इम्पैक्टफुल है, क्यों है? क्योंकि वो फिल्म एंटरटेनिंग है। अगर आप उसको किसी भी फ्रेम से उठा के देखोगे, आप वहीं से देखना चालू कर दोगे, आपको उसमें मजा आएगा, है ना। आप उसको मतलब ये है कि मैंने थ्री इडियट इतनी बार देखी है ना, प्लस मैंने स्टडी करने के लिए भी देखी थी, क्योंकि मैं मतलब जैसे फिल्में देखता हूँ तो मैं 2-3 बार ही देखता हूँ उसको स्टडी करने के लिए। तो वो इतनी एंटरटेनिंग है कि आप बोर ही नहीं होगे, भले ही आप रीवॉच भी करो, ठीक है। तो आजकल के मीडिया के अंदर अगर आपको कुछ बनाना है तो उसके अंदर आपको कहीं ना कुछ ऐसा डालना पड़ेगा जो आपका हुक हो, जिससे आप ऑडियंस को अपनी तरफ अटेंशन ग्रैब कर सको बेसिकली, क्योंकि अटेंशन लोगों की नहीं रहती।
अगर बंदे को थोड़ी सी भी फिल्म बोरिंग लगी ना, तो वो मतलब मान लो कि आपका डायलॉग सीक्वेंस है बहुत लंबा, तो वो इंफॉर्मेशन मिस कर देंगे उनको, वो अगर बोर हो गए तो, है ना? तो ऑडियंस को बोर नहीं करना, उनका अटेंशन स्पैन धीरे धीरे करके छोटा होता जा रहा है, तो उसके अंदर हमें खेलना है, हमें ऑडियंस की अटेंशन के साथ खेलना है, उनकी साइकी के साथ खेलना है। अगर हम एक एक टर्म होता है फिल्म मेकिंग में स्पून फीडिंग। स्पून फीडिंग होता है कि जब जैसे आप उनको मतलब ऑडियंस को आप बिल्कुल ही नूब समझ लेते हो कि इनको कुछ नहीं पता, हमें सब कुछ इनको बताना पड़ेगा, ठीक है? तो ऑडियंस को अपना दिमाग चलाने दो, तभी वो इंगेज होंगे उसके अंदर, है ना? तो ये वाली बात है। तो अटेंशन स्पैम है और ऑडियंस को पागल मत समझो। जनता बेवकूफ नहीं है। जनता जैसे जैसे जनता जैसे वो, पैसे देके यार हाँ जैसे वो मीम है ना एक, आप लोगों को मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, किसी का तो मीम है, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, मतलब आप मतलब ये है कि आप है ना जस्टिफाई करो यार, हम्म। मतलब आप है ना बेईमानी मत करो कि आप अगर 300 करोड़ की अगर कोई फिल्म बना रहे हो ना, तो वो लगनी चाहिए कि 300 करोड़ की फिल्म बनी है। ऐसा नहीं है कि आप फिर उसके अंदर से आप 100 करोड़ एक्टर को दे दिए, है ना? और फिर उसके बाद आप फिर मालदीव्स घूमने जा रहे हो, कुछ-कुछ कर रहे हो। ठीक है? अगर आप 300 करोड़ की फिल्म बना रहे हो, तो आप उसको फिर जस्टिफाई करो कि ऑडियंस अगर पैसा खर्च करके आ रही है देखने, तो उनको पैसा वसूल लगे। ये है। This also answers my another question that how do you think new filmmakers can stand out in today's competitive environment? तो ये उसका आंसर तो उन्हें स्टैंड दे, आउट। हाँ। हाँ, स्टैंड आउट, यस। नहीं, नहीं, न्यू फ़िल्म मेकर्स के लिए स्टैंड आउट करने का ये है कि आप जब भी मतलब अगर आप कोई इंडिपेंडेंट फ़िल्म बना रहे हो, अगर आप अपनी कोई फ़िल्म बना रहे हो, ठीक है? तो आप उसको रिसर्च करके बनाओ, ठीक है? मेरे को है ना एक चीज़ आके एसआरएफटीआई में और सीखने को मिली है कि कला बनाना और कला बेचना, दोनों बहुत डिफरेंट है। मेरे को कला बनानी आती है, लेकिन मुझे कला बेचनी नहीं आती, तो इंडस्ट्री में कुछ नहीं होगा। है ना? आपको खुद को प्रेज़ेंट करना आना चाहिए, आपको खुद को मार्केट करना आना चाहिए, ठीक है? आपका ये है कि अगर आप कोई फ़िल्म बना रहे हो, ठीक है? आप अपनी टारगेट ऑडियंस को समझो कि टारगेट ऑडियंस आपकी क्या है। अगर आपकी फ़िल्म फेस्ट वाली ऑडियंस है, तो आप फ़िल्म फेस्ट के हिसाब से मूवी बनाओ, है ना? अगर आपकी नॉर्मल ऑडियंस है, तो नॉर्मल ऑडियंस के हिसाब से बनाओ। तो ऑडियंस को समझना बहुत ज़रूरी है। ये टारगेट ऑडियंस को समझना बहुत ज़रूरी है और न्यू फ़िल्म मेकर्स के लिए तो यही है कि यार बनाओ, बनाओ, जितना बना सकते हो बनाओ, ठीक है? तुम मतलब एक एडवाइस मैं देना चाहता हूँ, ये मेरे को एडिटिंग से सीखने को मिली है कि है ना, जैसे होता है ना कि मैं जब भी मतलब जैसे मैंने कुछ एडिट किया और मैं अगली बार जब भी उसको देखूँगा ना, मेरे को हमेशा इम्प्रूवमेंट का स्कोप दिखेगा, है ना? लेकिन कहाँ पे रुकना है, वो बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ की एक एजिंग होती है और जब उस चीज़ की एजिंग हो जाए ना, तो वो जो स्वीट स्पॉट आता है कि हाँ यार, बस इसके अंदर अब मैं और करूँगा तो इसके बाद ये चीज़ बिगड़नी शुरू हो जाएगी, है ना? वो स्वीट स्पॉट अगर आपने पकड़ लिया, तो वो वाली नब्ज़ पकड़नी है आपको, फिर आप बना लोगे बढ़िया, ठीक है? आप बढ़िया बनाने के पीछे लगो ही मत। अगर आप नए फ़िल्म मेकर हो तो आप बस बनाओ, ठीक है? अंधाधुंध बनाओ, दे पिक्चर पे पिक्चरें मारो, ठीक है? अंधाधुंध फ़िल्में बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तुम अगर तुमसे कोई गलती हो रही है ना, उसको नेक्स्ट वाली फ़िल्म में सुधारो। एक फ़िल्म को लेके बैठे मत रहो कि यार इसके अंदर ये वाला थोड़ा-सा साउंड गलत है, ये वाला थोड़ा-सा एडिट गलत है, यार ये एक्टर ने ये वाला एक्टिंग अच्छी से नहीं, अगर आप एक्टर भी हो, तो यार मैंने यहाँ पे अच्छा एक्सप्रेशन नहीं दिया, ये नहीं करा, चलो रीटेक ले लेते हैं, पैच शूट कर लेते हैं। ये सब नहीं। हो गया एक बारी, अब जो भी गलती सुधारनी है अगले में सुधारो, ठीक है? क्योंकि जब आप रिविज़िट करते हो अपना काम, तब आपको पता लगता है कि आपकी ग्रोथ क्या हुई है ना? तो अगर आप नए अग्रीड। फ़िल्म मेकर हो तो बस बनाओ, तो बस बनाओ। ये मत सोचो कि मैं बहुत अच्छी मूवी बनाऊँगा, क्योंकि मैंने भी ऐसे सोच-सोच के काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट है जो मेरे बंद भी हो गए थे। इनिशियली मैंने बहुत सारी स्क्रिप्ट्स लिखी थी, मैंने इतना उनको डेवलप करा, मैंने मतलब प्रोस्थेटिक सीखा, मैंने नकली खून बनाना सीखा और फिर पिक्चर बनी नहीं। क्यों नहीं बनी? क्योंकि प्लानिंग प्लानिंग के अंदर मैं इतना फँस गया कि मैं एग्ज़ीक्यूशन कर ही नहीं पाया। तो जिस स्टेज को जितना टाइम चाहिए, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, जिस स्टेज को जितना टाइम चाहिए, उसको उतना ही टाइम दो, बाकी अगली पिक्चर में सँभाल लेंगे। और एक जो चीज़ है, जो हम्म। मेरे को सबसे ज़्यादा गुस्सा दिलाती है, ठीक है? वो चीज़ ये है कि जब कोई प्री प्रोडक्शन या प्रोडक्शन वाला बंदा,
डायरेक्टर, प्रोड्यूसर वगैरह जो भी है, कैमरा पर्सन, साउंड, जो भी है, ठीक है, जब वो ये कहता है ना कि पोस्ट में संभाल लेंगे, ये ये पोस्ट में संभाल लेंगे वाला पास सिर्फ एक एडिटर के पास ही होना चाहिए। पोस्ट में संभाल लेंगे जब भी कोई बोलता है ना, नहीं संभलता पोस्ट में। जब तक एडिटर आपको खुद नहीं कह रहा ना कि हाँ मैं पोस्ट में संभाल लूंगा, नहीं संभलेगा वो पोस्ट में, ठीक है। तो अगर आप फिल्म बना रहे हो, उसको शूट पे आप जितना बेटर बना सकते हो, उसको प्लानिंग में जितना बेटर बना सकते हो उतना बनाओ। पोस्ट में नहीं संभलता। आप इनहेंस कर सकते हो, ठीक है, आप बिल्ड नहीं कर सकते। ये सीन है। तो भाई इतना कुछ गो थ्रू करने के बाद, समझने के बाद, बनाने के बाद में, व्हाट आर द चैलेंजेस जो तुमने अपने फिल्म मेकिंग करियर में फेस करे हैं, और कैसे ओवरकम किया उनको फिर? कैसे ओवरकम किया? हम्म। क्योंकि चैलेंजेस तो बता देगा कोई भी, बट चैलेंजेस तो कोई बता देगा, हाँ ओवरकम करने का, हाँ। मतलब हाँ। ऐसे काफी सारे देखो, अभी करंटली तो यही है कि अभी अभी भी काफी सारे ऐसे चैलेंजेस है जो ओवरकम अभी करने बाकी हैं, लेकिन आई एम वर्किंग टुवर्ड्स देम। बट अपना ये है कि मतलब जैसे अगर तुम कोई फिल्म बना रहे हो, ठीक है, एक तो जो मैंने बात बोली कि तुम जो भी गलती कर रहे हो, ठीक है, उसको जितना सुधार सकते हो उतना सुधार लो। बाकी उसको तुम 100% फिक्स नहीं कर सकते, उसको इम्प्रूव कर सकते हो तुम अगली फिल्म में, ठीक है। तो ऐसे मैंने बहुत सारी चीजें, मैंने एक्टिंग के अंदर भी काफी सारी ऐसी चीजें हैं कि मैं अपनी परफॉर्मेंसेस देखता था, ठीक है, और अपना काम देखो, अपना काम देखो, अगली फिल्म बनाने से पहले एटलीस्ट एक या दो बार अपनी पुरानी, इससे जस्ट पहले वाली फिल्म देखो, ठीक है, अपनी पुरानी फिल्म्स देखो कि मैंने इनमें क्या क्या गलतियां करी है। जैसे एक जो मैं अपना बताना चाहूंगा, ठीक है, कि मैं ना टेक्निकल के अंदर बहुत ज्यादा सोचता था कि साउंड कैसा होगा, कैमरा कैसा होगा, ठीक है, मैं इसको ऐसे कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है, लेकिन हर चीज तो आपके कंट्रोल में नहीं रहती। अब आप अगर शूटिंग कर रहे हो, फ्रेम में कोई कुत्ता आ गया, कुत्ते को क्या बोलोगे आप, है ना। तो हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं रहती, और यही ब्यूटी है लाइव एक्शन की, कि कई बार ऐसी मैजिकल चीजें हो जाती है ना, कि मान लो कि कोई आपका ऐसा शॉट है जिसके अंदर आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो और आप वहां पे बैठे हो थड़ी पे, ठीक है, आप बस फुटपाथ पे बैठे हो, ठीक है, आप डिप्रेस्ड हो, आपकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं, ठीक है, और आपका प्लान था कि यहाँ से हम कैरेक्टर के ऊपर जूम करेंगे। जूम करने से पहले वहां पे कुत्ता आ गया और एक्टर ने इम्प्रोवाइज कर दिया, वो कुत्ते के सर पे हाथ फेरने लग गया। क्या ब्यूटीफुल सीन है। ये मैजिक कैसे हो सकता है किसी और उसमें, है ना। तो ये चीज है कि हर चीज को आप प्लान करके चलोगे ना, तो मतलब प्लान करो, लेकिन प्लान को 100% आप पत्थर की लकीर मत बनाओ, उसको पत्थर की लकीर मत बनाओ आप प्लान को। तो ये वाला सीन है। और क्या बोल रहा था मैं? चैलेंजेस को ओवरकम कैसे किया, और क्या हाँ, चैलेंजेस चैलेंजेस फेस को किए? ओवरकम तो मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, अपनी अपनी फिल्मों से मैं हाँ, एग्जांपल देता मतलब हूँ कि यू है कैन ना। गिव वन एग्जांपल हाँ, या मोमेंट जो, हाँ, मैं लाइक। मोमेंट ही बता रहा हूँ कि जैसे है ना, मतलब मैं देखता था कि यार मेरी मेरी फिल्मों के अंदर है ना, इमोशन निकल के नहीं आ रहा, जितना इंटेंसिटी पे मैं चाह रहा हूँ ना उतना नहीं आ रहा। स्टोरी समझ में आ रही है, मैं आई एम अ स्टोरी टेलर, आई एम टेलिंग अ स्टोरी, स्टोरी इज क्लियर, उतना पार्ट मेरा क्लियर है, लेकिन मैं इमोशन इवोक नहीं कर पा रहा, है ना। क्योंकि मैं एडिट में भी कितना ही उसके अंदर इमोशन, कितना ही उसमें म्यूजिक लगा लो, कितना ही कुछ भी कर लो, लेकिन वो जो एक इमोशन है ना, तो एक जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैं रिएक्शन शॉट्स नहीं लेता था। मैं लोगों के रिएक्शन शॉट नहीं लेता था कि मतलब जैसे मान लो कि कोई अगर एक्टर एक्टिंग कर रहा है तो वो बहुत तगड़ी एक्टिंग कर रहा है, लेकिन उसका रिएक्शन क्या पड़ रहा है ना, तो मैं रिएक्शन शॉट नहीं लेता था। तो वो जब मैंने लेना शुरू किया, तो अब और मतलब अब इनहैंस होके आता है ना। तो अब ऑडियंस को पता है कि यार हमें ये फील करना है, क्योंकि इसके आसपास वाले लोग ये फील कर रहे हैं, तो हम भी तो इसके आसपास ही बैठे हैं, है ना। तो मैं रिएक्शन शॉट्स के ऊपर बहुत ज्यादा वो करता था। और एक्टिंग वाइज अगर मैं बोलूं तो उसके अंदर ये था कि आप अंदर से जितना भी फील कर रहे हो ना, मतलब जैसे सबसे गलत एडवाइस यही है किसी भी एक्टर को देने की कि जस्ट बी योरसेल्फ, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व योरसेल्फ इफ यू आर अ नॉन एक्टर, है ना। तो जस्ट बी योरसेल्फ के अंदर अगर कोई डायरेक्टर तुम्हें बोल रहा है, तो मान लो कि वो डायरेक्टर खुद ही क्लियर नहीं है कि उसको चाहिए क्या। सिंपल सी बात है ना। तो ये सब चीजें हैं कि यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट वट एवर यू आर डूइंग। एंड बस ओवरकम करने में तो यही है कि भैया संभाल लो अपना, मतलब देख लो जैसे भी करना है,
ये वाला ही सीन है कि जो भी गलती करी है उसको सुधार लो, नहीं भी सुधारोगे तब भी फिल्म तो बना ही लोगे तुम। फिल्म बनाना मुश्किल नहीं है, फिल्म तो तुम बना लोगे, ठीक है, लेकिन लोगों को पसंद आने की बात है, ये है सारा कोई मामला। कोई एक प्रोजेक्ट का नाम विच यू थिंक सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड योर करियर और ग्रोथ एज अ फिल्म मेकर, कोई प्रोजेक्ट का नाम, या इफ यू वांट टू शेयर समथिंग। कोई प्रोजेक्ट का नाम? हाँ, कोई ऐसी यार मूवी जो तुम्हें लगता हो अगर कि मैं इसकी वजह अगर से। मैं एज अ क्रिएटर अगर मैं एज अ क्रिएटर बताऊं, हम्म। ठीक है, अगर मैं एज अ क्रिएटर बताऊं तो संडे भारत जर्नी जो थी वो हम्म। सबसे ज्यादा लाइफ चेंजिंग रही है, करेक्ट, ठीक है, अंडरस्टूड। पर्सनली और कंटेंट वाइज की, यार कंटेंट को बेस, क्योंकि सार्थक इज वेरी इंटेलिजेंट इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, है ना, ही नोज हिज ऑडियंस और उसको पता है कि क्या बिकेगा, है ना, तो उसको ये पता है कि यार मतलब ये जो मैं चीज बना रहा हूं ना वो बिकेगी कैसे और वो किसको बेचनी है, उसको ये पता है। तो मैंने वहां से, जो मैं बता रहा था ना कि कला बना सकते हो, कला बेचना, तो मैंने वहां से कला बेचना सीखा, मैंने वहां से कला बेचना सीखा। और एक्टिंग वाइज है ना, एक मेरा प्रोजेक्ट अभी पिछले साल एक प्रोजेक्ट में मैंने एक्टिंग की थी, सांप, नेवला और चूहिया, ठीक है, तो उसके अंदर मैं मतलब जो अपना मेन विलन था मैं उसका छोटा भाई बना था, ठीक है, जो मतलब, और वो कैरेक्टर इतना डेप्थ वाला था ना, और मेरे को एक्चुअली में बड़ा अच्छा लगा क्योंकि उस कैरेक्टर के ना बहुत सारे डायलॉग्स लिखे हुए थे स्क्रिप्ट में, ठीक है, तो जब मैंने डायरेक्टर को ऑडिशन भेजा तो उसने बोला कि यार तूने एक्टिंग से इतना एक्सप्रेस कर दिया ना कि अब मेरे को लग रहा है कि ये रिंकू का जो कैरेक्टर है इसके डायलॉग की जरूरत ही नहीं है, तो उसने उसके मोस्टली सारे डायलॉग हटा दिए, मतलब मेरे फिल्म के अंदर कम से कम नहीं तो 15-20 डायलॉग थे और कट के सिर्फ 3 या 4 डायलॉग रह गए, बाकी सारा एक्सप्रेशन पे खेला है, क्योंकि वो कैरेक्टर ऐसा था कि यार उसका जो बड़ा भाई था उसका नाम था चांद, ठीक है, तो वो थोड़ा सा मतलब दिमाग से बच्चा है, वो लॉलीपॉप खाता है और वो ऐसे बात करता है, ठीक है, मतलब डरा हुआ सा रहता है और हंसता है ऐसे ऐसे करके हंसता है वो, ठीक है, तो उसको सिर्फ चांद भाई की वैलिडेशन चाहिए, ठीक है, वो कुछ भी बोलता है, वो कुछ भी ऐसे कर रहा है ना, तो वो चांद भाई को देखता है सबसे पहले कि यार मतलब चांद भाई मेरी बात से खुश हुए कि नहीं हुए, उनका क्या रिएक्शन है ना, तो वो वाली फिल्म है यूट्यूब पे, मैं लिंक बता दूंगा। हाँ, सांप, नेवला और चूहिया, हाँ, तो वो मैं लिंक भेजूंगा, वो देखिए, वो काफी अच्छी फिल्म है और उसके मैं अंदर वो भी है लवाओ की क्रिएटर। हाँ, मैंने शायद तो देखी होगी, मुझे भी याद नहीं आ रहा, बट इफ यू हैव शेयर्ड ऑन इंस्टाग्राम हाँ मैंने देखी तो होगी। ठीक है। हाँ, तो आ, वो है, तो सांप सांप नेवला और चूहिया के अंदर जो मैंने एक्टिंग करी ना, वहां से सेल्फ मेरे को पता लगा कि यार मैं मतलब एक्टिंग वाइज मैं इस डिस्कवरी। डायरेक्शन में भी जा सकता हूँ। हाँ, सेल्फ डिस्कवरी थी ये कि यार मैं एक्टिंग मतलब मेरे को मेरी खुद की रेंज पता लगी, उसके बाद तो जो मैंने फिर करी है फिर एक्टिंग, जो मतलब उसके बाद तो जो मैंने, एक मेरा दोस्त है भास्कर यहाँ पे, तो भास्कर के एक लाइटिंग प्रोजेक्ट होता है हमारा कैमरा वालों का, तो वो कैमरा डिपार्टमेंट में है, उसके प्रोजेक्ट के अंदर मैंने एक्टिंग करी है और भाई वो अभी तक का मेरे को अपना बेस्ट काम लगता है, उसके अंदर इतनी सटल एक्टिंग है, इतनी बढ़िया एक्टिंग, मतलब मुझे पर्सनली जैसे होता है ना कि एक्टर को पसंद नहीं आता, ठीक है, मुझे वो वाला काम बहुत पसंद है क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहां से आया हूं, मैं ओवर एक्टिंग से एक्टिंग पे आया हूं, मुझे मुझे पता है कि मैं कहां से आया हूं, तो मेरी जर्नी के अंदर अभी तक का सबसे अच्छे काम ये दो हैं, सांप नेवला और चूहिया, और वो लाइटिंग प्रैक्टिकल, ठीक है, तो ये दो एक्टिंग वाइज मेरे अभी तक के सबसे बेस्ट काम है, लेकिन इससे जो ग्रोथ हुई है ना उसके बाद तो अभी तो मैं बहुत तगड़ी कर लूंगा भाई एक्टिंग, अभी तो मजा आ रहा है, अभी और भी बहुत बाकी कुछ बहुत सब कुछ सीखना है मेरे को, लेकिन अभी तक मैंने जो सीखा है ना, नाउ आई कैन कॉल माई सेल्फ एन एक्टर, ये है मेरे में, ये कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं एक्टर तो हूं, तो मेरे में ये कॉन्फिडेंस आ गया इस बात से, ये है। How do you see the evolution of films or media in India like over next few years? इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, Yes. यार देखो, सिनेमा को मतलब सिनेमा को तो आप रिप्लेस कर नहीं सकते, ओटीटी जितना मर्जी आगे निकल जाए आप उसको सिनेमा को रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है, ये है कि हाँ थोड़ा सा ऑडियंस कम ज्यादा हो सकती है, ठीक है, प्लस मुझे आगे आने वाले टाइम के अंदर ओटीटी का ही ज्यादा वो
प्रभाव दिख रहा है कि ओटीटी जो है ना वो ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि सबसे जो टेक्निकल बात, जो सबसे मेजर बात है वो ये है कि ओटीटी पे सेंसरशिप नहीं अभी है तक ना। तो नहीं है, ओटीटी के हाँ। अभी तक तो नहीं है। मतलब कुछ ओटीटी, मतलब जैसे कुछ ओटीटी वगैरह होते हैं जो मतलब ऐसे गालियां वगैरह थोड़ी म्यूट कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, बट उसके लिए है ना कोई सेट रूल नहीं है ना। तो वो एक एक तरीके का ना ऐसे एक्सक्लूसिव कंटेंट बन जाता है वो, कि है ना यार, कि यार ये तो हमारी वाली भाषा ही बोल रहा है। क्योंकि आम आम लाइफ के अंदर अपने दोस्तों यारों के साथ और वैसे नॉर्मली हर कोई भाई गाली गलौज देता है। हाँ भाई, ठीक है, जल जल लीजिए कौन बोलता है। हाँ, हम्म। जल लीजिए कौन बोलता है, हाँ, सीरियसली, हाँ। कोई कोई नहीं बोलता। हाँ, मीम तो अच्छा था वैसे। ये वाली बात है कि वहां पर सेंसरशिप नहीं है। प्लस वहां पर ये है कि सीरीज जो है, सीरीज के अंदर ये है कि 20-20 मिनट के लोग एपिसोड निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वो एक तरीके से शॉर्ट फिल्म्स ही है, ठीक है, जो रिलेटेड है आपस में। तो वो पूरी सीरीज बन गई, है ना। अब सीरीज को, अब तो ऑडियंस को चॉइस ज्यादा मिल रही है। एक स्क्रीन के ऊपर ही आपके पास हजारों कंटेंट है देखने के लिए। आपको पसंद नहीं आया तो आपको कॉन्शियस डिसीजन डिसीजन लेके नहीं जाना कि यार अगर मैं थिएटर के अंदर, अभी जैसे किल मूवी आई थी, ठीक है, मैंने उसको ओटीटी पे देखा, लेकिन अगर कोई बंदा थिएटर में उसको देखने के लिए जा रहा है तो वो पैसे देकर जा रहा है, तो उसको पता है कि वो किल ही देखेगा। अगर मुझे किल बोरिंग लगी तो मैं उसको वैसे अच्छी थी किल, अगर मेरे को किल बोरिंग लगी तो मैं उसको हटा के मैं कोई दूसरी मूवी देख लूंगा। ठीक है, लोग अपना आराम से घर पे खाना खाते खाते, मैं फैमिली गाय देखता हूँ खाना खाते खाते, ठीक है। तो ओटीटी का बस इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो कॉस्ट एफिशिएंट है, वो लोगों के कंफर्ट में है, ठीक है। प्लस उसके ऊपर ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। आप अगर चाहो तो सीरीज को बिंज वॉच भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक एक एपिसोड करके भी देख लो। मैंने बॉयज जो है, मैंने एक एक एपिसोड करके देखा था। जब वो जैसे जैसे रिलीज होता गया, हर हफ्ते मैं एक एपिसोड देखता था, है ना। प्लस जो अभी ताजा खबर है वो मैंने बिंज वॉच करा, मैंने एक दिन में सातों एपिसोड देख लिए, है ना। तो चॉइस है, चॉइस की वजह से ओटीटी ज्यादा ग्रो करेगा। कंटेंट दोनों में अच्छा है, सिनेमा में भी अच्छा है और ओटीटी पे भी अच्छा है। लेकिन आने वाले सालों के अंदर ओटीटी का इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा मार्केट बढ़ेगा क्योंकि उस पे चॉइस और कंफर्ट है। हाँ, तो आखिरी सवाल, और इसके बाद अगर हाँ, कभी हाँ, फिर मतलब तुम्हें टाइम मिला तो वील इनवाइट यू अगेन टू लर्न डिफरेंट थिंग्स। तब तक मैं भी कुछ सीख लूंगा। हाँ बिल्कुल, यार लाइफ इज अ लर्निंग। व्हाट आर सम फिल्म मेकर्स या राइट। आर्टिस्ट जो इंस्पायर यू, लाइक जिनसे तुम इंस्पिरेशन लेते हो, एंड क्यों? और मतलब उनमें ऐसा हम्म। क्या है कि जिससे तुम्हें उनसे इंस्पिरेशन मिलती है? हम्म। तो मैं मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बताऊं या फिर ऐसे ही मतलब ग्लोबली भाई, जो इंटरनेशनल भी तुम जा देखते हो, सकता हूँ? क्योंकि जो तुम इंस्पिरेशन जिससे लेते हो वैसा ही तुम बनाओगे, राइट? मतलब वैसा देखो, ही। इंस्पिरेशन तो, इंस्पिरेशन का क्या है ना, देखो, लर्निंग और इंस्पिरेशन के अंदर फर्क हम्म। है ना। हम्म। इंस्पायर तो आप किसी से भी हो सकते हो, जैसे मैं वो कुत्ते से इंस्पायर हुआ था, हम्म। हम्म। है ना। हम्म। लेकिन जो लर्निंग है ना, वो एक टेक्निकल चीज है। तो मेरे दो सबसे ज्यादा फेवरेट डायरेक्टर्स हैं जिनको मैं स्टडी करता हूँ जब भी मैं मतलब फिल्में वगैरह बनाता हूँ, जो भी है। तो उनसे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड भी हूँ और उनसे मैंने काफी कुछ सीखा भी है ना। तो वो हैं एक राजकुमार हिरानी और एक विशाल भारद्वाज, ठीक है। राजकुमार हिरानी इसलिए क्योंकि है ना, ही नोज हिज ऑडियंस, और वो मतलब है ना, उनकी मूवी एंटरटेनिंग होती है, आप एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होगे। लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही सटल येट इफेक्टिव मैसेज होता है। उनकी हर फिल्म के अंदर कुछ ना कुछ सोशल मैसेज है, ठीक है। और जैसे होता है ना कि आप मतलब है ना, अब ये मैंने स्टडी करी है तो इसको है ना मैं दिखाता हूँ और तुम्हें लगेगा कि यार ये क्या मतलब डिटेल थी, ठीक है। कि अ, जैसे होता है ना, कैरेक्टर को घर ले आए आप, है ना, तो वो ऑडियंस को हमेशा एक रिटर्न गिफ्ट देते हैं, है ना, कि यार आप घर पे कुछ लेकर जाओ। उनकी स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, अब जैसे एक डायलॉग, एक कुछ ऐसा फ्रेज हमेशा उनकी मूवी से मिलता ही मिलता है जो फेमस होता है। मतलब भाई उनको पता है कि क्या काम करेगा, ये सीन है। अब फॉर एग्जाम्पल, मुन्ना भाई जादू की झप्पी, ठीक है, लगे रहो मुन्ना भाई, गांधीगिरी जिंदाबाद, ठीक है। उसके बाद अपनी आई पीके, रॉन्ग नंबर, ठीक है। उसके बाद संजू के अंदर टाइगर एट टू टाइगर रॉर,
ठीक है। और कौन सी थी, और भी तो थी एक, और कौन सी थी, पीके, थ्री इडियट के अंदर ऑल इज वेल। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं कि यार तुम ये घर पे, और सारे के सारे डायलॉग इतने फेमस हैं ये वाले, ठीक है, कि सबको पता है ये, है ना। और ये सारे के सारे जो डायलॉग हैं ये किसी ना किसी इमोशन या फिर लाइफ सिचुएशन से जुड़े हुए हैं, कि True. भाई अगर आप डरे हुए हो, अगर आप, तो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ठीक है। अगर आपको, आप बिल्कुल इमोशनल स्टेट में हो, तो आपको क्या हील कर सकती है, जादू की झप्पी, है ना, है ना। अगर कोई भी कुछ गलत बात कर रहा है, ये रॉन्ग नंबर है। तो ये जो चीज है ना, ये मेरे को बहुत ज्यादा, वो जो रिलेटेबिलिटी की जो मैंने बात करी थी, तो ये मैंने उन्हीं से सीखा है कि ऑडियंस कैसे रिलेट कर पाती है। प्लस जो रिएक्शन शॉट वाली भी मैं बात कर रहा था, रिएक्शन शॉट भी उनकी फिल्म के अंदर सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है। अगर संजय दत्त रो रहा है, तो उसके साथ पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ रो रहा है, तभी ऑडियंस रो रही है। ये है। रही बात विशाल भारद्वाज सर की, तो उनका ये है कि उनसे बेहतर रिटर्न मटेरियल को अडेप्ट करने वाला इंसान मैंने नहीं देखा पूरे वर्ल्ड में, मतलब इंटरनेशनल, नेशनल सिनेमा जो भी है। ठीक है भाई, उन्होंने जो भी, मतलब क्या बढ़िया वो मतलब मोल्ड करते हैं। ठीक है। जैसे अपना ओथेलो से उठाई ओमकारा, ठीक है, मकबूल उठाई उन्होंने मैकबेथ से, ठीक है, और अपना हैदर उठाई हैमलेट से। तो रिटर्न मटेरियल को अगर कोई पर्दे के ऊपर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लाके सबसे बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, तो वो है विशाल भारद्वाज। प्लस उनका म्यूजिक का भी उनका है, तो उनका म्यूजिक ऐसा होता है कि जैसे उन्होंने वो वाली क्या नाम, तो मकड़ी मूवी था ना उसका नाम, जिसमें शबाना आजमी थी, भाई बचपन में तो डरता था मैं उस मूवी से, हाँ है ना, भाई। है ना। तो मकड़ी मूवी के अंदर भी जैसे वो है ना, जैसे कसाई है, ठीक है, उनका साउंड का जो काम है ना, वो मेरे को बहुत पसंद है, क्योंकि उनका म्यूजिक बैकग्राउंड ही है। ठीक है। तो उसके अंदर जो गाना स्टार्ट होता है वो ऐसे होता है, उस तरह से नाई, ऐसे करके, है ना। वो चक्कू की आवाज से म्यूजिक बनाया है। नॉस्टैल्जिया हैदर मूवी, भाई। है ना, हैदर मूवी के अंदर वो जो क्या कहते हैं उसे, फावड़ा मारते हैं ना, वो जो कबर खोदते हैं, बर्फ निकालते हैं, है ना, तो ऐसे उसमें से छक 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 छक, अरे आओ हाँ ना, वो ना, ये है ना। जिंदगी, हाँ भाई। तो शवल से आवाज निकाल दी है, तो ऐसे जो मतलब नॉर्मल लाइफ की आइटम से जो आवाजें निकालते हैं ऐसे, है ना। अब जैसे वो वाला है ओमकारा मूवी का जो वो वाला गाना है, ऐसे ओ साथी रे, वो वाला जो गाना है ना, उसके अंदर ऐसे टिंग, ऐसे बेल की आवाज है उसमें, है ना, ऐसे ऐसे करके स्टार्ट है, तो मतलब क्या बढ़िया भाई। तो मेरे को हर फील्ड के अंदर कोई ना कोई ऐसे, अब जैसे साउंड के, म्यूजिक के अंदर भाई ए आर रहमान सर, ओहो, जेन्युइन भाई, जीनियस आदमी है भाई वो, मतलब क्या दिमाग, मेरे को गुस्सा आता है पता है उनका म्यूजिक सुन के, कि ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आ रहा, इतना इतना बढ़िया है ना वो, मतलब यार भाई, मतलब कोयल की आवाज से म्यूजिक बना दिया, ठीक है, कोयल की आवाज से म्यूजिक बना दिया, पीकॉक की आवाज से म्यूजिक बना दिया, मंजीरे से म्यूजिक बना दिया, है ना। और उसके अंदर जो फीलिंग होती है ना, मैं अभी देख रहा था वो जो घनन घनन जो गाना है ना, तो उसके अंदर जो था ना, तो उनको है ना बादलों की साउंड चाहिए थी, कि बादल गरजने का साउंड चाहिए, अब उसको म्यूजिकल कैसे बनाए। थंडर का साउंड तो आप डाल सकते हो, लेकिन इंटेलिजेंट भाई, द ग्रेट जीनियस, है ना, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शंकर महादेवन की आवाज को ऐसे घनन घनन घन घनन घनन घन घनन, ऐसे घनन घनन घन, ऐसे करके, तो वहां से बिल्डअप जो किया उन्होंने भाई, क्या कर दिया है। और एक्टिंग के अंदर, एक्टिंग के अंदर देखो, एक्टिंग के अंदर है ना ये है कि मेरा फेवरेट एक्टर जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है वो अलग है, और फेवरेट स्टार अलग है। ठीक है। फेवरेट एक्टर मेरे इरफान खान साहब, ठीक है, क्योंकि हाँ इरफान खान साहब, और फेवरेट स्टार भाई शाहरुख भाई हमारे, शाहरुख भाई तो यार मतलब शाहरुख खान को, मतलब यार भाई भगवान है यार वो आदमी, दूसरा शाहरुख खान हो ही नहीं सकता, दूसरा शाहरुख खान पैदा ही नहीं हुआ। मैं लिख के दे सकता हूं ये बात कि शाहरुख खान के बाद कोई नहीं बनेगा शाहरुख खान, ये है,
कोई बन ही नहीं सकता भाई, अग्रीड बन भाई, ही नहीं नहीं बन सकता। सकता। वो एक्चुअल में किंग है भाई, एक्चुअल में किंग है, ठीक है। और वही बात है फिर, और ये दोनों के नाम मैंने इसलिए लिए क्योंकि अभी मैंने है ना रिसेंटली मैंने वो देखी, बिल्लू बार फिल्म है ना, वो देखी, उसके अंदर दोनों है भाई। जो मतलब शाहरुख खान का करिश्मा जो है ना, वो लगता है कि भाई कोई ऐसे स्टार आ रहा, भाई भगवान है, बंदे पूजते हैं इसको, है ना। और एक लास्ट का एक सीन है उनका, ठीक है, इरफान खान साहब का, जिसके अंदर है ना वो रो रहे हैं, और वो रोना अपना कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। वो अपना रोना कंट्रोल कर रहे हैं कि यार तू आगे निकल गया जिंदगी में, ये है वो है। और भाई वो मैंने प्रैक्टिस करने की कोशिश की वो, और वो इतना मुश्किल है करना, वो इतना मुश्किल है, वो देखने में इतना आसान लगता है कि यार बंदा रोना रोक रहा है अपना, क्योंकि स्क्रीन पे बंदे रो देते हैं, वो बंदा रोना रोक रहा है और ऑडियंस रो रही है। भाई मैं तो इतना ओवरवेल्म हो जाता हूँ ना ये सब चीजें देख के। ये सब चीजें देख के है ना, ये चीजें अगर आप देखोगे ना, अगर आप किसी को भी स्टडी करोगे ना, ये चीजें आपको सिखाती भी बहुत है और आपको हम्बल भी बहुत करती है। क्योंकि लोगों के अंदर एटीट्यूड, लोगों का ईगो इतना बड़ा है ना कि अरे हमें सब कुछ आता है। एसआरएफटीआई के अंदर भी काफी सारे ऐसे लोग भी हैं जो, जैसे होता है ना टीचर कुछ पढ़ा रहा है और वो कुछ सवाल पूछते हैं, तो काफी सारे उसमें ऐसे सवाल भी आते हैं जो ये पूछने के लिए नहीं होते कि टॉपिक क्या चल रहा है, वो ये दिखाने के लिए होते हैं कि हमें इस टॉपिक के बारे में कितना पता है ना। तो अपनी, अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, नॉट इवन फिल्म इंडस्ट्री, अगर आप किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो, you have to differentiate between self respect and ego, because there is a very thin line जो क्रॉस करना, लोगों में ईगो आना बहुत कॉमन है, ठीक है। तो अपने आप को हम्बल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यार आपके अंदर ईगो आया ना तो आपका आर्ट बिगड़ जाएगा। ईगो दुश्मन है आर्ट का। अगर मेरे अंदर ये ईगो, मैंने मैंने एसआरएफटीएस और चीज सीखी है कि टीम के अंदर कैसे काम करते हैं, मैंने लोगों को भरोसा करना सीखा है कि हाउ टू लीड अ टीम। मेरे को याद है भारत बांगा सर ने जब म्यूजिक वीडियो बनाई थी, पूरी टीम के सामने मुझसे उठक बैठक करवाई थी, क्योंकि मैंने सिर्फ क्रेडिट दिए थे और मोस्टली सारा काम मैंने खुद ही किया था। तो उन्होंने मेरे से उठक बैठक लगवाई थी कि जब तुम्हारे पास टीम है तो तुमने टीम क्यों नहीं यूज करी, तुम और डायरेक्टर हो, तुम्हारा काम हाँ। करना है। मतलब तू ये सोचना यार कि मतलब ये चीज कितनी, मतलब ये उन्होंने बड़े ही फनी वे में से, मतलब उन्होंने मतलब मेरे को प्यार से ही उन्होंने बोला कि है ना भाई उठक बैठक अग्रीड। लगा चल, ठीक है, उन्होंने प्यार से, लेकिन ये कितना कुछ सिखाती है कि मैंने सारे काम बहुत बढ़िया करे, म्यूजिक वीडियो बहुत अच्छी बनी, लेकिन तू डायरेक्टर था, तेरा काम डायरेक्शन देना था, है ना। तूने कैमरा कितना बढ़िया करा, एडिट कितना बढ़िया करा, डजंट मैटर। इफ यू आर द डायरेक्टर यू हैव टू डायरेक्ट, सो डू योर जॉब प्रॉपरली, फिल्म ठीक है। मेकिंग इज अ टीम तो एफर्ट। करेक्ट। फिल्म मेकिंग इज अ टीम एफर्ट, तो वो टीम के अंदर काम करना, बीइंग अ टीम प्लेयर, यू लर्न इट फ्रॉम एसआरएफटीआई, है ना। और वैसे भी तुम सीख सकते हो इफ यू डोंट हैव ईगो, बेसिकली। हाँ, दैट्स माय पॉइंट कि ईगो अगर तुम्हारे अंदर नहीं है ना, अगर तुम्हें, मतलब मैं ये काम बहुत अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है, मैं ये काम कर सकता हूँ, दिस इज सेल्फ, लाइक दिस इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, दिस कम्स अंडर सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। सिर्फ मैं ये काम कर सकता हूँ, दिस इज ईगो। तो ये नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए आपके अंदर। आप, आपसे अगर कोई ज्यादा जानता है तो उससे सीखो, उसको ये मत करना बे बोल रहा है ऐसे ही पागल है बोलने दे, नहीं नहीं नहीं, वो बंदा अगर बोल रहा है ना वो भी कुछ सोच समझ के बोल रहा है, उसकी भी कुछ कहानी है, वो भी कहीं से आ रहा है तभी वो बोल रहा है, उसका भी कुछ एक्सपीरियंस रहा है जो वो बोल रहा है, तो सुन लो, भले ही तुम मानो मत, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट उसको एक्नॉलेज कर लो। क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें तुम्हें लगेंगी लाइफ के अंदर जो यूजफुल नहीं है, लेकिन वो कब यूज आ जाए तुम्हें नहीं पता। वो जो फेक खून बनाना मैंने अपने कॉलेज टाइम, जो अपने बैचलर्स में जो मैंने सीखा था 2017-18 में, वो मुझे अब आके 23-24 में काम आ रहा है ना। जो कि मैंने सोचा था कि मैं यार तब करूंगा और वो फिल्म बंद हो गई, जो भी था, उसके बाद वो मेरे को अब आके काम किया। जो अनदर वन जो मैंने फिल्म बनाई थी उसके अंदर जो प्रोस्थेटिक मेकअप करा है वो सारा मैंने ही करा है ना। तो उसके अंदर जो खून बनाया, जो फेक स्किन बनाई, जो चोट वगैरह बनाई, तो वो सब मैंने खुद बनाई है। वो एक्सपीरियंस कहाँ से आया, वो पहले से। और उसके अंदर भी नई नई चीजें सीखी कि भैया स्किन कॉम्प्लेक्शन तुम कैसे करते हो, तुम कॉफी यूज कर सकते हो, तो ये सब। तो ये है बस, तुम्हारे में ईगो नहीं होनी चाहिए, तुम सीखते रहो पूरी जिंदगी भर, ठीक है, और खुश रहो बस।
मजा आया भाई, मजा आया। मेरे को भी यार बड़ा मजा आया, इतनी बातचीत कोई करता नहीं मुझसे। मुझसे भी नहीं करते थे, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। एनी लास्ट मैसेज फॉर द ऑडियंस? लास्ट मैसेज फॉर द ऑडियंस। और पीस ऑफ एडवाइस, आई रिफ्रेम दैट। मैंने, हाँ नहीं यार, मैंने देखो वो नेवर बी द बेस्ट बी बेटर वाला भी मैंने बोल दिया, ड्रिंक वाटर ब्रीथ एयर तो चलता ही है, ठीक है। बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस, मैं मतलब है ना, एवरीथिंग इज टेम्पररी, एवरीथिंग इज टेम्पररी, ठीक है। वो भले ही कोई इंसान हो, कोई सिचुएशन हो, कोई इमोशन हो, ठीक है, कोई मुसीबत हो, एवरीथिंग इज टेम्पररी, ठीक है। तो अपने माइंड को अपडेट करते रहो, ठीक है। हफ्ते 2 हफ्ते महीने में एक बारी खुद के साथ बैठो, लाइफ का पॉज बटन दबाओ, ठीक है, और फिर देखो कि लाइफ में चल क्या रहा है ना। तो वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, खुद को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर तुम खुद को जान गए ना तो तुम सामने वाले को भी जान पाओगे। तुम्हारे अंदर अगर एम्पैथी आ गई, ठीक है, जो कि मेरे को एक्टिंग से सीखने के लिए मिली। ऑब्जर्व तो मैं करता था, मैं कॉपी किसी को भी कर लेता था, लेकिन कॉपी करने में और अंडरस्टैंड करने में फर्क है। तो अब मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद को समझ रहा हूँ, और वही एम्पैथी मैं दूसरों को समझने में भी इस्तेमाल कर पा रहा हूँ कि यार ये बंदा कुछ बोल रहा है तो कुछ सोच के तो बोल रहा होगा, और अगर बिना सोचे समझे भी कर रहा है तो हंस लो, है ना। तो नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्पररी, ठीक है। तो अगर तुम लाइफ के किसी ऐसे फेज में हो, जैसे अभी इस वाले फेज में मैं फंसा हूं, मैं अभी खुद काफी टाइम तक थोड़ा डिप्रेस चल रहा था संडे भारत के बाद से, अब जाके मैं थोड़ा थोड़ा जानने लगा हूं। तो तुम जिस भी सिचुएशन में हो ना, वो सिचुएशन कभी ना कभी एंड होगी, वो भले ही बुरी सिचुएशन हो या अच्छी सिचुएशन हो। तो अगर तुम्हें बुरी सिचुएशन को हटाना है तो अच्छे के टुवर्ड्स मूव करो, और अगर तुम्हें अच्छे को कांस्टेंट रखना है तो मूव करते रहो। जहां तुम रुक गए वहां पे तुम पत्थर हो जाओगे, ठीक है। फिर लाश और तुम में क्या फर्क है, बस तुम सांस लेने वाली लाश हो। तो कीप मूविंग इवन इफ, हाँ जिंदा लाश। हाँ, सो इवन इफ you are not doing any product, like if you are not doing anything productive, just do something, just do something, जस्ट डू है इट, ना, या कि कुछ ना, हाँ जस्ट डू इट, कुछ ना कुछ तुम करते रहो। अगर तुम मतलब जैसे होता है यार कि अभी कि जैसे कुछ लोग हैं, मतलब मेरे साथ के लोग हैं, मेरा भी यही वाला सीन चल रहा है कि अभी है ना, अर्निंग नहीं स्टार्ट हो पा रही, है ना, अर्निंग नहीं स्टार्ट हो पा रही। लेकिन तुम अपने क्राफ्ट को इतना तगड़ा बना लो ना इस कॉलेज वाले टाइम में, जहां पे तुम्हें सारी फैसिलिटीज मिल रही है, कि जब तुम इंडस्ट्री में जाओ तब तुम हाई हाई पे लगो। ये सीन है कि मतलब तुम्हारा काम देखकर लोग तुम्हें बुलाएं, है ना। तो काम करना मत छोड़ो तुम, भले ही उससे कुछ प्रोडक्टिविटी मिले या ना मिले। अब जैसे मैं फ्री टाइम में बैठ ही नहीं सकता। मैं फ्री बैठता हूँ, मेरे को, मैं सच्ची बता रहा हूँ, बोरियत से मुझे बुखार हो जाता है, लाइक लिटरली मुझे बुखार हो जाता है अगर मैं बोर हो जाता हूँ तो मैं खुद को बोर नहीं होने देता। मैं या तो मैं लिखता रहता हूँ, मैं पोएट्री लिख दूंगा, मैं कुछ रैप वगैरह गाने वाने लिख दूंगा, कुछ भी लिख दूंगा। मेरा कोई दीन ईमान नहीं है भाई, मेरे को जहां पे मजा आ रहा है मैं वो कर लूंगा। मैं आर्ट एंड क्राफ्ट करता रहता हूँ, है ना, मैं कुछ कुछ चीजें बनाता रहता हूँ, बाकी अपना। तो बस यही है, खुद को बिजी मत रखो, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहो। खाली बैठ गए ना अगर तुम, तो फिर मामला खराब हो जाएगा। और अगर तुम रेस्ट भी ले रहे हो, अगर तुम ये है ना कि आज भैया मेरा फ्री डे है, तो उस दिन फिर कुछ मत करो। बेसिकली वही है कि इफ यू आर अ डायरेक्टर, बी अ डायरेक्टर, जो भी तुम कर रहे हो पूरी शिद्दत से करो। अगर तुम आराम भी कर रहे हो ना, तो आराम भी पूरी शिद्दत से करो। अगर तुम सो रहे हो तो गहरी नींद में सो, अगर तुम जाग रहे हो तो अच्छे से जागो। ये है। तो जस्ट कीप मूविंग, तो बिकॉज भाई अभी, लाइफ इज टेम्प। हाँ, यू सेड के पोइट्री में लिखता भी रहता हूँ, तो इस पोइट्री पे मतलब क्लोज करेंगे वीडियो। कोई 4 लाइनें जो मन में आ रही हो सुना दो। अरे यार, यार ये है ना, एक्चुअली अब जो भी पोएट्री वगैरह आती है ना, वो सारी की सारी डिप्रेशन से निकल के आती है। तो अस ब्रो अस। अब, हाँ अस ब्रो,
तो वही है कि मतलब मूड पे भी डिपेंड करता है कि मैं कब क्या कर रहा हूँ। अगर मैं खुश हूँ तो मैं आर्ट एंड क्राफ्ट कर लेता हूँ। ये पोइट्री वगैरह मेरा थोड़ा दुख डिप्रेशन में ही निकलती है, तो मैं थोड़ा कुछ वैसे ही बता देता हूँ। मतलब तो मतलब हाँ, काफी सारे लोग होते हैं ना जो मतलब आपको लगता है कि परमानेंट होते हैं, बट फिर हाँ। लाइफ इज टेम्पररी, है करेक्ट ना? करेक्ट। तो ऐसा ही था। तो चलो फिर मैं ये वाली फिर मैं ऑडियंस को देखते हुए ही सुना देता हूँ। यस यू। हाँ, तो मैं आपको देखते हुए ही सुनाता हूँ ये वाली। ये आप रिलेट करें या ना करें मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने थोड़े से बुरे वक्त में लिखी थी, बट एनीवेज। तो अर्ज किया है, इरशाद बोलो इरशाद बे। इरशाद इरशाद इरशाद। हाँ, अर्ज किया है कि जिनकी आंखों में था बसेरा, उन्हीं से नजरें चुरा रहा हूँ। वाह। कि जिनकी आंखों में था बसेरा, उन्हीं से नजरें चुरा रहा हूँ। मैं अपने ही कमरे का दरवाजा खटखटा रहा हूँ। मेरी खुशी से कोई मुतमैन नहीं था। मुतमैन माने सेटिस्फाइड। मेरी खुशी से कोई मुतमैन नहीं था। अब दुनिया हंसाने के लिए मुस्कुरा रहा हूँ। मरहबा भाई, मतलब क्या 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 थॉट हो सकता है इसका, मैं समझ सकता हूँ, बट इट वाज गुड। भाई ये ऐसी था। हाँ, बट मैं सैड नोट पे एंड नहीं करना चाहता। तो एक मेरी पोइट्री है, उसका मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा जो श्योर श्योर। आप सब रिलेट कर पाओगे। और अच्छे दोस्त बनाओ, ठीक है? बहुत अच्छे दोस्त हम्म बनाओ, क्योंकि और ये लाइन मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ अपने 4 सबसे खास दोस्तों को, मेरे बचपन के दोस्त हम्म दीपू, वरतांत, नुपुर, लक्ष्य। हम्म। के दिल नहीं लगता अकेले, चाहे जगह कितनी भी हंसी दे दो। कि दिल नहीं लगता अकेले, चाहे जगह कितनी भी हंसी दे दो। वाह। आसमां नहीं चाहिए मुझे तन्हाइयों का, बस यारों के साथ थोड़ी जमीन दे डैम। दो। दिस ओके। वाज भाई भाई, ये भाई भाई, एकांशु हाँ, तो भाई वही ना यार, ओपी अबे भाई, तो एकांशु भाई ओपी।